दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज मूवी जंपर को। इस वीडियो में हम जंपर मूवी की पूरी कहानी जानेंगे और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में स्टार्टिंग में ज्यादा कोई ट्विस्ट नहीं है, लेकिन आखिरी में एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होता है। शुरुआत में यह मूवी आपको ऐसे लगेगी कि यह कोई एक नॉर्मल सी किडनैपिंग वाली मूवी है, लेकिन आगे चलकर यही किडनैपिंग कुछ ऐसा रिवील करती है जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए अब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी की शुरुआत में ही हमें पता लगता है कि शहर के एमएलए को किडनैप कर लिया गया है और उसकी किडनैपिंग कोई आम किडनैपिंग नहीं थी। किडनैपर्स ने उस एमएलए जिसका नाम रोहित है उनको उनकी रैली के बीच से ही गायब कर दिया गया। अब किडनैपर एमएलए के वीडियो बना करके पुलिस डिपार्टमेंट तक भेज रहा है। साथ ही साथ एमएलए ये भी बताता है कि उनका सारा शक एक्स एमएलए पर है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी। एसीपी और इंस्पेक्टर दोनों परेशान हो गए थे क्योंकि एमएलए अभी तक उन्हें नहीं मिला था। वे एक एक करके हर एक आदमी को जांचते थे, दूध वाले, सब्जी वाले को, क्योंकि उन्हें पता था कि एमएलए को किडनैप करने वाला कहीं शहर से बाहर उन्हें नहीं रखा गया है, बल्कि इसी गली मोहल्ले में उन्हें कहीं पर कैद करके रखा गया है। इसलिए वह हर एक आदमी की तलाश करते हैं, जैसे कि दूध वाला, सब्जी वाला, क्योंकि यही लोग हैं जो गली गली में चप्पे चप्पे से वाकिफ होते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक ऐसा आदमी था जो गली के साथ साथ लोगों के घर में भी घुसता था। वह था केबल वाला। इसी बीच एक केबल वाला का नाम सामने आता है जिसका नाम जंपर होता है और असली नाम जॉनी था। वह लोगों के घरों के केबल ठीक करते करते उनके घर में घुस जाया करता था। इसलिए शांतिलाल तुरंत ही जंपर के पास कॉल करता है, लेकिन जंपर बताता है कि अभी वह माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहा है। लेकिन शांतिलाल जानता था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है, क्योंकि पास में शांतिलाल भी मौजूद था। शांतिलाल आकर जंपर के पास उसे पकड़ लेता है और पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि अब जंपर ही एक आदमी था जो पूरे मोहल्ले के बारे में बता सकता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद उसकी मुलाकात एक लेडी ऑफिसर से होती है जिसका नाम कशिश होता है। वे सभी बेकार की बातें करते हुए मुद्दे पर आते हैं। जंपर को बताया जाता है कि किडनैपिंग 11:30 बजे हुई और वीडियो बना करके 2:30 बजे भेज दिया गया। इस बात से जंपर पता लगा लेता है कि यानी कि इतनी जल्दी वीडियो अपलोड हुआ है तो किडनैपर ने एमएलए को यहीं आसपास कहीं रखा हो गया। हालांकि ये बात सभी को पता थी, इसीलिए तो जंपर को वहां पर बुलाया गया था। इसी बीच उन सब के सामने एक नाम आता है जिसका नाम तुगलक था। आखिर तुगलक किसी इंसान का नाम था या फिर गलियारे का नाम था या फिर किसी प्लेस का नाम था, इसके बारे में अभी तक किसी को भी नहीं पता था। तभी जंपर एक करता है काम। उसके पास एक ऐसा बग होता है जिसको लगाने के बाद वहाँ की सारी रिकॉर्ड इन्हें सुनाई देती। वह घर घर जाकर उनके केबल्स में वही डिवाइस लगा देता है। हालांकि यह काम इलीगल था, लेकिन एसीपी उन्हें इसकी परमिशन दे देता है क्योंकि मामला अभी काफी ज्यादा गंभीर था। ऐसे ही वह शक के एक आदमी के घर घुस जाते हैं, क्योंकि वह आदमी ताला लगाकर बाहर गया होता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वो आदमी वापस लौट आता है, लेकिन अंदर वह देखता है तो जंपर और कशिश दोनों वहाँ पर तलाशी ले रहे थे। वो आदमी अंदर आते ही जंपर को मारने पीटने लगता है, लेकिन तभी हाथापाई के दौरान वो आदमी ऊपर से ही नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और जल्दी जल्दी से वे सभी उस लाश को अपनी गाड़ी के डिग्गी में डालते हैं और कशिश और जंपर तुरंत ही वहां से निकल जाते हैं। हालांकि उन्हें एक कांस्टेबल ऐसा करते हुए देख लेता है। इसके बाद जंपर काफी आगे जाता है तो वह देखता है कि रास्ते में पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। यह देखने के बाद जंपर काफी ज्यादा घबरा जाता है। पुलिस वाला जंपर के पास आता है और उनकी आईडी चेक करता है। तभी पुलिस वाले की नजर डिग्गी पर पड़ती है, क्योंकि डिग्गी से वह कपड़ा दिखाई दे रहा था। पुलिस वाला डिग्गी खोलने की बात करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में मौके पर वहीं पर शांतिलाल पहुंच जाते हैं। शांतिलाल जंपर को अपने साथ आने को कहते हैं और उसकी गाड़ी को एक कांस्टेबल के हाथों दे दी जाती है। जब जंपर वापस पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो वह देखता है कि उसकी गाड़ी को भी उसी पुलिस स्टेशन में लाकर खड़ा किया गया था। एसीपी जंपर के ऊपर काफी ज्यादा भड़क जाता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा कॉल किए थे और जंपर ने उसमें से एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था। और एसीपी उनके पास कॉल इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनके सामने एक चेहरा सामने आया था और उसी आदमी का नाम तुगलक था। अब तुगलक वही आदमी था जिसको कि अभी अभी जंपर ने सुला कर आया था और उसकी लाश उसकी गाड़ी के डिग्गी में ही थी। इसकी थोड़ी ही देर बाद जंपर के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें कि साफ दिखाई देता है कि कशिश और जंपर दोनों उसकी लाश को गाड़ी की डिग्गी में रख रहे थे। अब यहाँ पर हमें यह समझ आता है कि अब जंपर को ब्लैकमेल किया जाने वाला है। थोड़ी ही देर में जंपर के पास कॉल भी आ जाता है। कॉल पर जंपर को पता लगता है कि उसके सामने बात करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही किडनैपर है। वो आदमी कहता है कि अभी तक जो 1 हफ्ते में काम होने वाला था अब वह काम 7 घंटे में होगा। तभी पुलिस वालों के पास एक और वीडियो आता है। इस बार
किडनैपर एमले के मुंह से एक इलीगल फैक्ट्री के बारे में बताता है और उस पर छापा मारने की बात करता है। हालांकि पुलिस इससे हैरान थी, क्योंकि कोई किडनैपर ऐसा क्यों करे कि वह इलीगल काम को बंद करवाना चाहेगा। इसकी थोड़ी देर बाद किडनैपर का दोबारा से जंपर के पास कॉल आता है। किडनैपर जंपर को बताता है कि उसने जिस आदमी को मारा था वो उसी का आदमी है और उसके पास ढेर सारे काम थे। अब वो आदमी तो मारा गया और उसका काम अब जंपर को ही करना होगा। यह सुनकर जंपर हैरान रह जाता है। सबसे पहले किडनैपर उसे बताता है कि उसने जिस आदमी को मारा है उसकी जेब में एक छोटी सी हार्ड डिस्क होगी और वो जाकर उसे ढूंढे। हालांकि जंपर यह सब करने वाला नहीं था, लेकिन उस आदमी के पास यानी कि किडनैपर के पास जंपर की सारी जानकारी थी और वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर उसने वह काम नहीं किया तो उसकी सारी गुप्त जानकारी पब्लिक कर दी जाएगी। तभी पुलिस वाले दोबारा से जंपर को अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं, अगर मान लो तुम एक किडनैपर होते तो क्या करते। तब जंपर बताता है कि मैं 10 मिनट से कम बात करता तो उन्हीं नंबर को बाहर निकाला जाता है जिनकी कॉल लिस्ट यानी कि कॉल की टाइमिंग 10 मिनट के अंदर है। इसी के साथ जंपर के पास दोबारा से कॉल आता है। किडनैपर बताता है कि उसने जो लिस्ट अभी बताई है उसमें से जो तीसरा नंबर है वह तुगलक का है। अगर पुलिस वाले ने उस नंबर पर कॉल किया और उसकी गाड़ी में रिंग बज गई तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। इसी की वजह से वो जल्दी से जल्दी हार्ड डिस्क खोजने को कहता है। किडनैपर के बताए अनुसार जंपर तुरंत ही अपनी गाड़ी के पास पहुंच जाता है और डिस्क निकालने लगता है। काफी तलाश करने के बाद उसे डिस्क वहां पर नहीं मिलती। तभी वहां पर कशिश भी आ जाती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर वह काफी गुस्सा होती है और यहीं पर हमें पता लगता है कि वो किडनैपर जी इन सबको इसलिए देख पा रहा है क्योंकि वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और किडनैपर ने कैमरास को पहले ही हैक करके रखा है। अब जंपर कशिश को भी यही बात बता देता है कि किडनैपर को उनके बारे में सब कुछ पता है। उनकी वीडियो अगर पब्लिक हो गई तो वह बुरी तरह फंस जाएंगे। इसी वजह से कशिश भी हैरान हो जाती है। इसकी थोड़ी देर बाद जंपर अपने भाई के पास कॉल करता है जिसका नाम स्प्लिटर है। वो स्प्लिटर को बताता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है। यहाँ पर हर आदमी शक के लायक है। एक तो एसीपी, दूसरा शांत और तीसरा कशिश भी। हर कोई शक के घेरे में है। तभी स्प्लिटर बताता है कि वो जिस आदमी से पंगा ले रहा है वह आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसी के साथ हमें पता लगता है उस किडनैपर ने स्प्लिटर को ही किडनैप करके रखा हुआ है और इसी के साथ अब ब्लैकमेलिंग की दर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जंपर कैसे भी करके अपने भाई को बचाना चाहता था। अब हम देखते हैं कि तुगलक के बारे में पुलिस वालों को पता लग जाता है क्योंकि उन्होंने तुगलक के ढेर सारे नाम को तलाश लिया था। उसमें से उसने एक चीज पाई थी कि तुगलक के जितने भी फेक नाम थे वह सब राजाओं महाराजाओं के नाम पर थे। उन्हीं में से एक कॉल के हिसाब से नाम निकाला जाता है जिसमें से आता है चंद्रगुप्त के नाम से और यही नाम जंपर ने तुगलक के घर के बाहर भी देखा था। अब पुलिस वाले भी उस रूम में जाकर जांच करना चाहते थे लेकिन जंपर उन्हें मना करता है और जंपर तुरंत ही वहां के लिए निकल जाता है क्योंकि उस अपार्टमेंट में पहले से ही जंपर के फिंगरप्रिंट्स वगैरह मौजूद थे। अगर पुलिस वहां पर पहुंच जाती और देख पाती तो जंपर का सच सामने आ जाता। इसीलिए वह बिल्डिंग के ऊपर से भागते हुए अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वहां पर उसे पहले से ही एक आदमी दिखाई देता है जो कि क्लीनिंग का काम कर रहा था और साथ ही साथ जंपर इसलिए कमरे में बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि किडनैपर से लगातार वह बात कर रहा था। जंपर उस क्लीनर को तुरंत ही वहां से बाहर निकाल लाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाकर के उससे स्प्लिटर के बारे में पूछने लगता है। इसी बीच दोनों के बीच में लगातार हाथापाई होने लगती है। हाथापाई के दौरान क्लीनर अपनी बंदूक निकाल लेता है। हाथापाई इतनी बढ़ जाती है कि वह बंदूक चल जाती है और बंदूक की गोली क्लीनर को जाकर लग जाती है। इसकी थोड़ी ही देर बाद क्लीनर के फोन पर एक कॉल आता है। वह कॉल उसी किडनैपर का होता है। किडनैपर कहता है कि अब तो जंपर ने उसके एक और आदमी को मार दिया है तो उस क्लीनर का काम भी अब जंपर को ही करना होगा। वह किडनैपर तुरंत ही जंपर को वहां से भाग जाने को कहता है और किडनैपर साथ ही साथ ये भी बताता है कि जिस गलियारे में कैमरास नहीं लगे हुए हैं वो उसी रास्ते से जाए और किडनैपर जंपर को गाइड भी करता है। किडनैपर जंपर को एक दुकान में जाकर छिपने को कहता है और उसे एक वीडियो दिखाता है कि उसने जो यह गलत काम किया है उसे इसकी भरपाई करनी होगी। वह एमएलए की एक उंगली को काट देता है और यह कह के धमकाता है कि इस बार उंगली एमएलए की नहीं बल्कि स्प्लिटर की होगी। जंपर जाकर एक दुकान में छिप जाता है। वहां पर दुकानदार एक महिला को साड़ी बेच रहा था लेकिन जंपर से तभी गलती से एक पुतला गिर जाता है। दुकानदार तभी तुरंत ही जंपर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि दुकानदार देख नहीं सकता इसलिए जल्दी से जंपर वहां से भाग निकलता है। पुलिस वालों को शक होता है कि जंपर भी इसे किडनैपिंग में शामिल होगा
क्योंकि उन्होंने सीसीटीवी कैमरास में जंपर की तरह एक आदमी को भागते हुए देखा था। तभी उसी कैमरा में जंपर की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही होता है जिन्होंने सभी को किडनैप करके रखा है। थोड़ी देर बाद किडनैपर खुद कॉल करके जंपर को बताता है कि वो जिस आदमी को अभी देख रहा है स्क्रीन पर, वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है और मैं ही किडनैपर हूँ। इतनी खुली चुनौती के बावजूद भी कोई भी उसे पकड़ नहीं पा रहा था। तभी वह किडनैपर बचपन की एक अपनी कहानी सुनाता है। एक बार उसके पिता ने पुलिस को बुलाने के लिए उसके पैरों को जंजीरों से बांध दिया था और मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने अपना पैर काट लिया। वो किडनैपर कहता है कि जब मैं अपने आप को चोट पहुंचा सकता हूँ तो तुम्हारे भाई को क्यों नहीं, और उसके भाई को मारने की धमकी देता है। तभी वहाँ पर वह महिला जो उस दुकान पर साड़ी खरीदने आई थी, वह दुकानदार उन्हें पहचानने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई भी जंपर को पहचान नहीं पाता। हालांकि जंपर समझ जाता है कि वह सेल्समैन यानी कि दुकानदार जंपर को पहचान गया है। इसी वजह जंपर उस दुकानदार के पीछे जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर वह झूठ क्यों बोल रहे हैं, मुझे पता है कि आपने मुझे पहचान लिया। तब दुकानदार बताता है कि मुझे तुम अच्छे लगे और तुम सच्चे भी हो, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। साथ ही साथ ये भी वार्निंग देता है कि वो जो एसीपी है ना, उसकी आवाज मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, उससे थोड़ा सावधान रहना। अब जंपर को लगता है कि वो आदमी सही कह रहा होगा और इसी वजह से वह दुकानदार की बात मानने लगता है। थोड़ी ही देर बाद किडनैपर का दोबारा से जंपर के पास कॉल आता है और वो कहता है कि उसे इसकी गलती की सजा तो मिलेगी ही। तभी एसीपी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें कि लिखा गया था कि वो जा करके जंपर की गाड़ी की डिग्गी चेक करें। एसीपी तुरंत ही उसकी गाड़ी की चाबी मांगता है और गाड़ी के पास पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वह डिग्गी खोलता है तो वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद किडनैपर जंपर को बताता है कि वो जानबूझकर उसे बचाना चाहता है और इसीलिए उसने पहले ही तुगलक की बॉडी को उसकी गाड़ी से निकलवा लिया था। तभी पुलिस वालों के पास एमले का एक और वीडियो पहुंच जाता है। वो सबसे पहले उसके बैकग्राउंड को देखते हैं जहां पर ढेर सारी टीवीज रखी हुई थी और फिल्मों के पोस्टर्स लगे हुए थे। वहीं एक टीवी में एक लोगो दिखाई दे रहा था, उस लोगो के नीचे कुछ लिखा हुआ था। वे तुरंत ही उस फोटोज को जूम करवाते हैं ताकि वो पता कर सकें कि आखिर वहां पर क्या लिखा हुआ है। जैसे ही वह नाम पढ़ पाते हैं तुरंत ही कशिश जाकर पुलिस स्टेशन की लाइट काट देती है और इसी मौके का फायदा उठाकर दोनों वहां से फरार हो जाते हैं। अब यहाँ पर फंडा ये हो गया था कि एमले अब सामने आ चुका था। उसकी अधमरी लाश को वहीं पर रखा गया था जहाँ पर जॉनी जंपर का केबल सिस्टम था और पुलिस वालों को यह पता लग जाता है और उन्हें शक होता है कि इन सभी किडनैपिंग में हाथ जॉनी का ही है और वहाँ पर तुगलक और क्लीनर की लाश भी बरामद हो जाती है। जंपर को पता लगता है कि उसका भाई स्प्लिटर भी इस सिस्टम में मारा गया और वह इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। थोड़ी देर में एसीपी और शांतिलाल दोनों जंपर के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जंपर इस बार उनसे टाइम मांगता है तो एसीपी बताता है कि मैं उसे 4 घंटे का टाइम दे रहा हूं। इतने समय में उसे किडनैपर को ढूंढना होगा। किडनैपर को ढूंढते ढूंढते वह एक गली में पहुंच जाता है क्योंकि उसे पता था कि उसी गली में उस किडनैपर का घर है। इसके बाद वह जान जाता है कि किडनैपर उन्हीं के आसपास मौजूद है। वह आसपास देखता है तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई थी जिसकी हेडलाइट जल रही थी। जंपर जैसे उसके पीछे भागता है वह गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है। अब जंपर के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हुए थे। तभी खोजते सोते जंपर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जो कि किडनैपर का अड्डा होता है। तभी पीछे से वही किडनैपर उसके पास पीछे आता है और जंपर इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था तो वह किडनैपर को 2 थप्पड़ भी लगा देता है, लेकिन किडनैपर बिल्कुल शांत रहता है और यहीं पर हमें समझ आता है कि किडनैपर कोई बड़ा खेल खेलने वाला है। तभी जंपर के पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो जंपर और कशिश दोनों साथ में बंधे हुए होते हैं। वह किडनैपर भी उनके पास आता है और यहीं पर एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होता है। इसकी थोड़ी देर बाद वहां पर वही दुकानदार वाला आदमी आ जाता है, यानी कि इस सभी प्लान में वो भी शामिल था और वही जंपर को बार बार मैनिपुलेट कर रहा था। यहीं पर सारी बात रिवील हो जाती है कि इन सब के पीछे सारा का सारा हाथ इन्हीं दुकानदार वाले का था और उस किडनैपर का था, लेकिन वो आखिर ऐसा क्यों कर रहे थे इसकी वजह अभी नहीं पता थी। तभी जंपर जोर जोर से हंसने लगता है। किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इसलिए क्यों हंस रहा है। तभी वहां का दरवाजा खुल जाता है और वहां पर पुलिस आकर खड़ी हो जाती है। दरअसल जंपर के हाथ में एक बग होता है और उसी को ट्रेस करके पुलिस जंपर के पास पहुंच चुकी होती है। पुलिस पहुंचते ही किडनैपर और उस दुकानदार वाले को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अभी भी उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह किडनैपिंग हुई क्यों थी। तभी जंपर की नजर वहीं लगी एक घड़ी पर पड़ती है। उस घड़ी का आकार कुछ अलग टाइप का था। इसी के बीच हम पूर्व एमले को देखते हैं जो कि एमले से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है। वहाँ पर एमले बहुत हंस रहा होता है।
पूर्व एमले पूछती है कि वो आखिर क्यों कर रहा है ऐसा। इसी के पैरेलल में ही उस घड़ी के पीछे से एक हिडन कैमरा दिखाई देता है जिसमें की सारी डिटेल से कैप्चर हो रही थी। उस रिकॉर्डिंग्स को देखने के बाद पता लगता है कि एमले ने अपनी किडनैपिंग खुद करवाई थी क्योंकि वह इलेक्शन में हार रहा था, और अगर वह किडनैपिंग करवा के पूर्व एमले की सारी कंपनियों को बंद करवा देता और उनके ऊपर रिट करा देता तो सारा का सारा वोट एमले के हाथ में आ जाता। और यहाँ पर यही पता लगता है ये सब कुछ एक प्लान के हिसाब से किया गया था। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि एमले जो भी बात कर रहा था वह सारी की सारी स्क्रिप्टेड थी। एमले को एक स्क्रिप्ट दी जाती थी और वही इमोशन के साथ पढ़ा करता था और सभी को बेवकूफ बनाया करता था। अब उसी वीडियो को पूरे मीडिया में पब्लिश कर दिया जाता है और एमले की सच्चाई सभी के सामने आ जाती है। लेकिन अभी भी एक खुलासा बाकी था, वो हार्ड डिस्क वाला। आखिर उस हार्ड डिस्क में क्या था? तभी जब एम्पर कशिश के साथ बैठा होता है तो वह उस हार्ड डिस्क को दिखाता है। वो हार्ड डिस्क नहीं बल्कि एक पेन ड्राइव होती है। जंपर बताता है कि यह क्लीनर के फोन में था। कशिश के पूछने पर जंपर बताता है कि इसमें बिटकॉइन है जिसकी कुछ साल पहले कीमत लगभग 2 लाख थी, लेकिन आज में उसकी कीमत 100 करोड़ हो चुकी है। ये सुनने के बाद कशिश भी हैरान रह जाती है और पूछती है कि वो इतने पैसों का क्या करेगा। वो बताता है कि उसके पास एक और प्लान है। हालांकि हमें यह नहीं बताया जाता कि जंपर का आगे का प्लान क्या है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मूवी के ट्विस्ट समझ में आए होंगे और पता लगा होगा कि यह मूवी कितनी ज्यादा कमाल की थी। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक लिटिल देन टेक केयर, बाय बाय।